नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे आईटी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज अपने हाइड्रोलिक मैकेनिक से संबंधित कुछ जो पदावली होती है, जिनके टर्मिनोलॉजी होती है, जिस पर हाइड्रोलिक मैकेनिक्स काम करती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स से संबंधित पदावली यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हाइड्रोलिक मैकेनिक्स। इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है वो 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है। पहला बल, जिसे अपने फोर्स बोलते हैं। दूसरा दाब यानी प्रेशर। और तीसरा श्यानता। कईयों ने ये सभी तीनों वर्ड यूज किए होंगे, शायद सुने होंगे, जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको फोर्स और दाब के बारे में पता है, लेकिन श्यानता यानी विस्कोसिटी के बारे में नहीं जानता होगा। तो आज आपको विस्कोसिटी के बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फोर्स से। हाइड्रोलिक जो मैकेनिक है, यह उन्नत तकनीक का एक उदाहरण है। यह एक उन्नत तकनीक का उदाहरण है जिसको पूरी तरीके से समझने के लिए अपने इसके जो संबंधित पदावली है, जो ये पद है दिए गए हैं। पहला बल, दूसरा दाब, तीसरा श्यानता। इन तीनों चीज का मिश्रण करने के बाद में ही अपने हाइड्रोलिक जो मैकेनिक्स है उससे संबंधित जो पदावली चलती है उसको अपने समझ सकेंगे, उस मैकेनिक्स को समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फोर्स से। तो फोर्स से शुरू करने से पहले आपको सभी को पता होगा, फोर्स के बारे में आप लोग लगभग जानते ही होंगे। फोर्स बल, जिसे अपने एफ से शुरू करते हैं, एफ से बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो आज अपने सबसे पहले फोर्स से शुरू करते हैं। फोर्स यानी बल, इसको लगभग सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो एक बार अपने फिर से अभी पढ़ेंगे। जो नहीं जानता होगा वो जान लेगा, और जानता होगा वो और अच्छी तरीके से उसको याद हो जाएगा। तो जो अपना फोर्स है, फोर्स क्या होता है? जब कोई स्थिर वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है, जब कोई स्थिर वस्तु पर कोई बाहरी बल लगता है या कोई कारक उस स्थिर अवस्था को हिलाने का या कोई गतिमान अवस्था को रोकने का प्रयास करता है या उसको परिवर्तित कर देता है, तो उसे बल कहते हैं। जैसे अपने इसको परिभाषा आपको बता देता हूं मैं यहां लिख के। जब कोई बाहरी कारक, जब कोई बाहरी कारक किसी स्थिर वस्तु या कोई गतिमान अवस्था में है, कोई गतिमान अवस्था को परिवर्तित, गतिमान अवस्था को परिवर्तित करता है या उससे करने का प्रयास करता है, या तो परिवर्तित कर देता है या उसे परिवर्तित करने का प्रयास करता है, परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। उसे बल या फोर्स कहते हैं। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां एक बॉक्स पड़ा है, यह स्थिर है, ये यहां पर स्थिर है। इसे कोई व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, इसे कोई व्यक्ति इसको आगे धकेलने के लिए फोर्स लगा रहा है, आगे धकेलने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो ये
तो ये सबसे पहले तो वस्तु क्या स्थिर है, बल्कि इस स्थिर अवस्था को हिलाने का, यानी जो इसकी अवस्था है स्थिर अवस्था, इस अवस्था को परिवर्तित करना चाहता है, इसको हिलाना चाहता है, आगे की तरफ धकेलना चाहता है, तो उस समय जो ये फोर्स बल लगाएगा, तो उस बल को क्या कहेंगे, उसे बल कहेंगे। जो यह फोर्स लगाएगा, जो बाहरी कारक यानी किसी इंसान के द्वारा इस पर जो फोर्स लगाया जाता है वह बल कहलाता है, उसे ही फोर्स कहते हैं। तो बल को समझने के लिए अपने फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यानी इसे कहा जाए तो वस्तु पर लगाया गया बल, वस्तु पर लगाया गया बल, ये इसकी परिभाषा है। ये आपको पहले बताया है किसको बल कहते हैं, अपने द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसे बल कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण, यहां द्रव्यमान मास है, यहां द्रव्यमान किसी वस्तु का मास है, और त्वरण एक्सीलरेशन है, और त्वरण एक्सीलरेशन है। त्वरण जो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही यहाँ पे डिनोट किया गया है, F इक्वल टू m इंटू ए, यहाँ अपने इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ क्या है, F यहाँ पे फोर्स है यानी बल, m यहाँ पे मास है यानी द्रव्यमान वस्तु का, और a यहाँ पे, यहाँ स्मॉल a है, तो स्मॉल a यहाँ पर त्वरण को डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को। यहाँ एक्सेलरेशन यानी त्वरण को डिनोट करता है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट अपने को पता है, हर चीज की एक यूनिट होती है। जैसे किसी द्रव्यमान है किलोग्राम है, लंबाई होती है तो मीटर में, यूनिट में। इसी प्रकार इसी फोर्स की बल की भी एक यूनिट होती है, जो अपने एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है इसकी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसका न्यूटन भी कहा जाता है, इसे न्यूटन, या इसकी दूसरी जो इकाई है न्यूटन है, इसी को भी न्यूटन कहा जाता है, और इसे भी न्यूटन कहा जाता है। इसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला जाता है, जो इसकी यूनिट एसआई यूनिट है, एसआई इकाई है, और इसे न्यूटन भी कहा जाता है। तो आगे अपने इसके बाद में 2 नंबर इसकी जो रिलेटिव पदावली है, दूसरी नंबर पे आती है दाब, प्रेशर, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये शुरू करते हैं अपने दाब के बारे में। तो अपने दाब दूसरे नंबर पर आता है दाब। दाब के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो दाब क्या होता है, किसी तल के, आपको परिभाषा बता देता हूँ साथ में, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है, जो लंबवत बल कार्य करता है, उसके परिणाम को, उस बल के परिणाम, उस बल के परिणाम को,
को उसके तल पर जो तल होगा उसके परिणाम को उसके तल पर पड़ने वाला दाब, उस तल पर पड़ने वाला जो बल होता है, सॉरी, उस तल पर परिणाम को उसके तल पर पड़ने वाला बल दाब कहलाता है। जैसे मैं बताया, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है उसके परिणाम को उसके तल पर पड़ने वाला बल दाब कहलाता है। इसको अपने उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे कोई पात्र है और ये यहाँ इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और यहां से इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स अभी अपनों ने पढ़ा था, इसे बल बोलते हैं। आरोप, यह क्या है? आरोपित बल इस पे कार्य कर रहा है। फोर्स, आरोपित बल, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, जिसे अभी अपने पीछे ही पढ़ के आए थे। फोर्स का मतलब होता है m इंटू ए, एम मतलब मास, a इंटू एक्सलेशन त्वरण, ठीक है। तो ये फोर्स लगा है और इसके अंदर क्या है? कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है। इसमें जो एरिया लेंगे, फोर्स का जो इकाई क्षेत्रफल, जो यहाँ ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये जो क्षेत्रफल लेंगे वो जो ये फोर्स लगा रही है, जो ये प्लेट यहाँ पर फोर्स लगा रही है, इस प्लेट का क्षेत्रफल लेंगे, जो इस पिस्टन का क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? ए। इस क्षेत्रफल को ए कहेंगे। इसको बड़े ए द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जब इस पे फोर्स कार्य करेगा और इस क्षेत्रफल से कार्य करेगा तो इस जो अंदर तरल पदार्थ है इस पर दाब पड़ेगा। उस दाब को प्रेशर करते हैं। इस तरल पदार्थ पर जो बल लगेगा, उस बल के कारण ये तरल क्या होगा? दाबित होगा। जो ये दाब लगेगा, जो ये बल लगेगा, इसको ही अपने दाब कहेंगे, ठीक है। ये दाब को अपने P से डिनोट करते हैं। P, तरल पदार्थ इसके अंदर ये भरा हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इस डायग्राम के द्वारा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा इसको रिपीट करके पीछे जाके दोबारा एक बार समझ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अपने इसको बता दिया मैंने आपको उदाहरण के द्वारा। तो एक बार फिर से आपको दोबारा थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस उदाहरण के बारे में थ्योरी के द्वारा। जैसे किसी बंद पात्र है, ये अपनों ने क्या किया है? बंद पात्र ले रखा है। यहाँ पर किसी बंद पात्र में ए क्षेत्रफल, जो इसका ये क्षेत्रफल है ए, पर पिस्टन के द्वारा, जो ये पिस्टन है इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, पिस्टन के द्वारा आरोपित बल, जो ये बल इसके ऊपर कार्य कर रहा है, आरोपित बल F है, कार्यरत है। तो इसमें दाब, तो इसके अंदर जो दाब होगा, तो इसमें दाब जो होगा वो क्या होगा? F अपॉन ए, जो यहाँ ए डाल रखा है, F अपॉन
ए। यहाँ साइड में दोबारा लिख देता हूं मैं, P इक्वल टू F अपॉन ए। और इसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं M इंटू ए अपॉन ए। यहाँ M फिर से बता देता हूँ मास है, A यहाँ पर त्वरण है, और ये जो कैपिटल सॉरी बड़े अक्षर में लिखा है, बड़े ABCD में लिखा हुआ है, ये A क्षेत्रफल है, इसको त्वरण न समझे। तो ये छोटे वाला A है, यह त्वरण है। ठीक है, तो इसका जो SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी जो यूनिट है, जो इकाई है दाब की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, और इसको पास्कल भी कहते हैं। इस इकाई को पास्कल भी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें सभी। ठीक है, किसी तल पर पड़ने वाला दाब, जब किसी तल पर दाब पड़ता है तो जो आरोपित बल कार्य करता है, यह दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे ये फोर्स इस पे कार्य कर रहा है, जब कोई फोर्स कार्य कर रहा है, जैसे यहाँ आपको दोबारा बता देता हूं, ये यहाँ पर तल है, ये यहाँ पर तल है, यहाँ नीचे इस पात्र में कोई लिक्विड डाला हुआ है। जब इस तल पर कोई फोर्स कार्य करता है, जब इस तल पर कोई फोर्स कार्य करता है, तो उस तल पर आरोपित बल भी कार्य करता है। नीचे से अपवर्ड मूवमेंट में भी फोर्स कार्य करेगा। तो यह दोनों फोर्स एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह चीज मेन है, इसको याद रखें या नोट कर लें तो अच्छा है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे अब आते हैं, जिसे अपने श्यानता विस्कोसिटी बोलते हैं। अभी आपको बताया था इसके जो टर्मिनोलॉजी है, जो मैकेनिक की हाइड्रोलिक, जिसमें पहला बल, दूसरा दाब और तीसरा विस्कोसिटी यानी श्यानता है। तो दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, श्यानता के बारे में पढ़ते हैं। तो दाब के बारे में अभी बता ही दिया। यह दाब जो होता है, यह वायुमंडल के कारण होता है। यह दाब जो किसी तल पर पड़ता है, तो यह वायुमंडलीय दाब के कारण पड़ता है। वायुमंडल का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर, उसके कारण किसी तल पर दाब पड़ता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना श्यानता पढ़ेंगे अभी। करिए, चालू कर दियो। 3 नंबर श्यानता। अपन ने फोर्स यानी बल और प्रेशर दोनों के बारे में पढ़ लिया है। 3 नंबर अपने श्यानता आती है विस्कोसिटी, जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं। केयू ने इसको पढ़ा होगा, केयू ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, तो अपने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। जिसे ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे भी ये चैप्टर काम में आएंगे। तो शुरू करते हैं। श्यानता विस्कोसिटी, इसको इंग्लिश में नाम इसका विस्कोसिटी है। तरल पदार्थ के आंतरिक घर्षण को श्यानता बोलते हैं। तरल पदार्थ का यहाँ पर अर्थ है कोई भी, जैसे पानी ले लीजिए, लेकिन हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के तौर पर यहाँ तरल पदार्थ ऑयल से संबंधित है। जैसे अपने फ्लूइड ऑयल आता है, फ्लूइड जो पावर होती है, तरल पदार्थ की जो पावर होती है, जिसके द्वारा हाइड्रोलिक काम किए जाते हैं, जेसीबी वगैरह चलती है, तो उस तरल पदार्थ की यहाँ बात कर रहे हैं। तरल पदार्थ के आंतरिक घर्षण को श्यानता कहते हैं। उसके बीच में जो घर्षण होता है, उनको श्यानता कहते हैं। जब इसमें आप डीपली पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा उन पदार्थ के बीच में घर्षण कैसे होता है। हर चीज एक मॉलिक्यूलर से जुड़कर बनी होती है। जो पानी होता है, एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो किसी पात्र में इकट्ठा करें तो उसी की शेप ले लेगा। लेकिन यह भी क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर यानी छोटे छोटे पार्टिकल से जुड़कर बनी होती है। जब पानी को अपने गर्म करते हैं तो ये भाप में परिवर्तित हो जाती है, ये सभी को पता है। तो और जब एकत्रित होती है तो यह तरल पदार्थ ले लेती है। अगर इसको और ठंडा किया जाता है तो यह क्या हो जाता है, जम जाती है, बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो जब पानी भी क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पार्टिकल से बना होता है, उसी तरीके से
तरल पदार्थ जैसे कोई ऑयल है, ये भी क्या छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तो इन तरल पदार्थ के आंतरिक घर्षण को, जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब ये किसी पाइप में या ट्यूब में फ्लो करते हैं, जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, जब यहाँ पे पिस्टन के द्वारा कोई प्रेशर लगाया जाएगा, यहाँ पिस्टन के द्वारा यहाँ अपवर्ड की मूवमेंट में प्रेशर लगाया जाएगा, और आगे से ये पात्र जो है ये अपना बंद है, आगे खुला नहीं है। पहले तो ये देखो यहाँ तक है, इसकी डिस्टेंस h है, h मान लीजिए कैपिटल H। और जब इसको प्रेशराइज किया जाएगा तो अपनी सेकंड पोजीशन ये बन जाती है, जो स्मॉल h से अपनी डिनोट करते हैं। तो इन दोनों के बीच ये इतना दाबित हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है, प्रेशर किया जाता है। जब इसको दाबित किया जाता है तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपकते जाते हैं। तो ये चिपकते हैं तो इस समय क्या होता है, एक दूसरे से फिसलते हैं, एक दूसरे से घर्षण करते हुए आगे निकलते रहते हैं। तो उस घर्षण को ही श्यानता कहा जाता है। आगे अपने इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे किसी दीवार पर, मैं पहले बता दूं ये उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए, और जो ये पानी होता है वो एक हल्का फुल्का फ्लूइड जो है, या कई ऐसे फ्लूइड होते हैं जो दाबित होते हैं। ज्यादातर जो हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के अंदर जो फ्लूइड यूज किए जाते हैं वह कभी भी दाबित नहीं होते हैं, दाबित होते हैं लेकिन बहुत ही माइनर डिस्टेंस के अंदर, ज्यादा डिस्टेंस के अंदर यह दाबित नहीं होते हैं। तो वो एक सिर्फ उदाहरण मात्र था आपको समझाने के लिए। तो अपने जैसे इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। किसी दीवार पर कोई तरल पदार्थ डालते हैं अपने, जैसे मान लीजिए पहले पानी डाला, यहाँ पानी की 5 ml या 10 ml पानी डाला, तो ये पानी क्या होगा, यहाँ हल्की सी बूंद बनेगी और ये बूंद सरकती सरकती यहाँ नीचे तक आ जाएगी। यहाँ पानी डाला। दूसरी चीज, अब इसी दीवार पर अपने क्या करते हैं, कोई ऑयल की बूंद डालते हैं, इसी दीवार पर अपने ऑयल की बूंद डालते हैं। तो ऑयल क्या होगा, ऑयल गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये ऑयल क्या होगा, धीरे धीरे पानी की अपेक्षा धीरे ये नीचे आएगा, पानी की अपेक्षा ये क्या रहेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, क्योंकि इसके अंदर घर्षण ज्यादा होगा और पानी के अंदर घर्षण कम होता है। तो इन दोनों के मध्य पानी के अंदर घर्षण कम होगा, यानी कि आंतरिक जो पार्ट होंगे, जो परत होगी, उनके बीच में घर्षण कम होगा, इसलिए पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा। और जो ऑयल होगा या कोई अनदर तरल पदार्थ होगा जो धीरे धीरे नीचे आता है, तो उसकी श्यानता क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी श्यानता क्या है, तरल ऑयल, ठीक है, और ये तरल पानी, इसकी श्यानता क्या होगी, कम होगी। किसकी अपेक्षा, ऑयल की अपेक्षा, ऑयल की अपेक्षा पानी की श्यानता कम होगी, क्योंकि यह जल्दी नीचे आ जाता है। और जो तरल ऑयल है, जो ऑयल वो क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, इसलिए इसकी श्यानता मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया घर्षण क्या आता है। इन यहाँ क्या होगा, एक परत बनेगी, जैसे दीवार पे ऑयल डाले हैं तो ये ऑयल डालते यहाँ एक परत बन जाती है, फिर ये ऑयल धीरे धीरे नीचे सिकता है, और ये जो यहाँ बूंद बनी होती है, ये बूंद इस ऑयल के साथ स्पर्श करते करते, घर्षण करते करते इस तरीके से ये नीचे आती है। तो इन दोनों पार्ट के बीच में यहाँ घर्षण होता है, उस घर्षण को ही अपने श्यानता कहते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं अपने। किसी तरल पदार्थ की एक परत, अभी मैंने आपको बताया 2 परतें होती है, किसी तरल पदार्थ की एक परत उसी तरल पदार्थ की दूसरी परत पर फिसलती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ समझाया था, तरल की जो एक परत है, यहाँ बूंद डाली तो यहाँ एक परत है और ये दूसरी परत है, ये दोनों परतें हैं। एक ये परत होगी जो दीवार के साथ चिपकी रहेगी, और दूसरी परत होगी जो वातावरण में खुली रहती है, लेकिन ये दोनों आपस में बॉन्डिंग रहती है। तो किसी तरल पदार्थ की एक परत जो ये दीवार के साथ है और दूसरी परत पर फिसलती है, ये दूसरी परत इस परत पर क्या करेगी, फिसलेगी, तभी ये नीचे आएगी। तो उनके मध्य घर्षण बल कार्य करता है।
तो इन बूंद के बीच में यहाँ घर्षण बल कार्य करेगा। घर्षण बल कार्य करता है जो परतों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। जो क्या करता है, ये जो दोनों परत हैं, ये जो परत है ये एक दूसरे के सापेक्ष गति का, ये तो इसको यहाँ चिपका के रखने की कोशिश करेगी और जो दूसरी परत है वो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे ले जाने के लिए फोर्स करेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण बल कार्य करेगा। तो इन दोनों के मध्य घर्षण बल कार्य करता है जो सापेक्ष गति का विरोध करता है। जो क्या करता है, इस गति का सापेक्ष गति हो रही है, ये क्या कर रहा है, इसके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जो इसमें विस्कोसिटी है उस बल के कारण इसको क्या कर रहा है, नीचे नहीं जाने दे रहा। तो उस सापेक्ष गति का क्या करेगी, विरोध करेगी, उसको नीचे जाने से रोकेगी। तो यह क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाता है। यह घर्षण बल श्यान बल कहलाता है। यह घर्षण बल श्यान बल कहलाता है, यानी विस्कोसिटी फोर्स कहलाता है, विस्को फोर्स कहलाता है। तथा तरल पदार्थों द्वारा प्रदर्शित यह गुण श्यानता कहलाता है। जो इस गुण को प्रदर्शित करता है उसको ये क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा श्यानता क्या होता है। जिनको समझ में आ गया उसे पता होगा, जिनको नहीं समझ पहले नहीं पढ़ा होगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो एक बार फिर से इसको पढ़ लें तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। इसके भी आगे दो पार्ट है, इस श्यानता के भी आगे दो पार्ट है, उन दोनों पार्ट के बारे में अपने अभी चर्चा करते हैं। उससे पहले इसका एक फॉर्मूला है श्यानता का, विस्कोसिटी निकालने का, उस फॉर्मूलेशन को अपने पढ़ लेते हैं। तो अपने इसका फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो श्यान बल था, श्यान बल यानी इसको F से डिनोट करते हैं, इसको F से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू प्लस माइनस नीटा। जो नीटा भी आपको बता देते हैं क्या होगा। उसके बाद में A एरिया, उसके बाद में डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जो F है, F यहाँ पे मैंने लिख ही रखा है, श्यान बल है। जो ये नीटा है इसको श्यानता का गुणांक बोला जाता है, इसको श्यानता का गुणांक बोला जाता है। यानी जो तरल पदार्थ है उस तरल पदार्थ में कितनी श्यानता है, उस गुणांक को यहाँ डिनोट किया गया है नीटा के द्वारा। यानी उसमें कितनी प्रतिशत तक श्यानता है जो उस फोर्स को सहन कर रही है, उस फोर्स को नीचे जाने से रोकता है। उसके बाद में अपना डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y, यह वेग प्रवणता है, यह वेग प्रवणता है जो वेलोसिटी को डिनोट करता है। जो तरल पदार्थ बहकर नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी काउंट होगी, उसको यह डिनोट करता है। उसके बाद में ए क्या होगा, इनकी जो परत है, दोनों जो परत है उन परत का क्षेत्रफल, जिन परत के बीच में, जिन परत के बीच में अपने काउंट कर रहे हैं उनका एरिया, क्षेत्रफल। तो यह इसका फॉर्मूला है श्यान बल का, प्लस माइनस नीटा ए और डेल्टा V अपॉन डेल्टा Y। उसके बाद में इसके दोनों पार्ट्स हैं जो आपको अभी बता रहा था, इसके दो पार्ट हैं, उन दोनों पार्ट के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो उनके बारे में बता देता हूँ मैं। दोनों पार्ट आसान है, अलग अलग विधि द्वारा वो श्यानता बल को निकालने का प्रदर्शित करता है। तो पहला है विस्कोसिटी का, पहला है वास्तविक, पहला है वास्तविक श्यानता, और दूसरा है शुद्ध गति की श्यानता। तो हम सबसे पहले एक बारे में पढ़ लेते हैं वास्तविक श्यानता। एक्चुअल वेलोसिटी, वास्तविक श्यानता यानी एक्चुअल
वेलोसिटी। यह क्या होती है? मोटी द्रवित, यह क्या होती है? कोई दो मोटी परतें होती है जो द्रव से भरी होती है, यानी उसके बीच में फ्लूइड डाला जाता है। दो उन द्रवित परत के बीच में एक फिल्म बन जाती है। जब भी किसी दो मोशन वाले पार्ट होते हैं उसके बीच में अगर ऑयल लगाया जाता है तो वह ऑयल क्या हो जाता है, उस पूरे जो परत होती है उस परत के ऊपर एक लेयर बना लेती है, एक फिल्म के रूप में बन जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में अपन पढ़ते हैं। जब किसी मोटी द्रवित फिल्म से भरी, फिल्म आपको अभी बताया द्रवित की, यानी जो एक पतली सी लेयर बना लेती है उसको अपनी फिल्म बोलते हैं। फिल्म से भरी दो प्लेटों से भरी दो प्लेटों के मध्य लगने वाला बल, उसको जो बल का मापन, उस बल का मापन वास्तविक श्यानता द्वारा किया जाता है। जब दो प्लेटें हैं मोटी, उसका मापन वास्तविक श्यानता द्वारा किया जाता है। यह दोनों जो विधि है, ये श्यानता को मापने की विधि है, उसमें कितनी श्यानता है। वास्तविक श्यानता द्वारा किया जाता है। इसको उदाहरण के रूप में समझाऊं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे अभी बताया आपको, दो प्लेट हैं अलग अलग, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के मध्य है ऑयल लगाया हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के मध्य ऑयल लगा हुआ है, ऑयल डाला गया है या कोई तल पदार्थ डाला गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑयल तो अपने कह नहीं सकते इसको, सीधे इसको तल पदार्थ कहेंगे अपने। तो इन दोनों के बीच में मध्य तल पदार्थ का यूज किया गया है जो एक फिल्म के रूप में कार्य कर रही है। इन दोनों के बीच में क्या है, तल पदार्थ डाला गया है जो क्या कर रही है, एक फिल्म के रूप में इन दोनों के बीच में बिखरी हुई है। तो यहाँ क्या है, ये दोनों प्लेट्स हो जाएंगी और यहाँ जो ये एरिया ये कहलाएगा। अब एरिया क्या होगा, इन प्लेट का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने जो काउंट कर रहे हैं यह प्लेट का क्षेत्रफल है, इस इतने क्षेत्रफल में अपने काउंट करेंगे। इन प्लेट का क्षेत्रफल जो होगा उस क्षेत्रफल को अपने काउंट करेंगे। और यहाँ इसमें जो सापेक्ष गति होगी, एक दूसरे के बीच में सापेक्ष गति करेंगे जब ये प्लेटें, तो इनके बीच में यहाँ जो फोर्स करेगा सापेक्ष बल यहाँ कार्य करेगा। इस सापेक्ष बल को यहाँ से अपने डिनोट करते हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा, ये यहाँ तल पदार्थ की एक तल पदार्थ की यहाँ फिल्म बनी होगी इनके बीच में। तब देखो, जब किसी मोटी द्रवित फिल्म से भरी दो प्लेटों के मध्य, ये दोनों प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट के मध्य एक मोटी द्रवित की भरी हुई फिल्म, द्रवित से भरी हुई फिल्म बनी हुई है इसमें। तो उसके दोनों प्लेटों में मध्य लगने वाला बल, इन बल को मापने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह वास्तविक श्यानता कहलाती है। और इसका सीजीएस मोड, इसका सीजीएस पद्धति में इसका जो यूनिट होती है वह पोइज है, वह पोइज है। तो आपने एक बात मैं पहले बता देता हूँ, हर किसी की यूनिट हमेशा याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना,
कुछ भी कर लेना, लेकिन आप जब लास्ट में यूनिट नहीं लगाते हैं तो वह पता नहीं चलेगा कि क्या है। जैसे आपने अपनी एज लगाई है, तो आपने अगर एज लगाने के बाद में उसको सीधा छोड़ दिया 22 या 22 वर्ष नहीं लगाओगे तो अगला क्या समझेगा उसको? 22 वर्ष, 22 दिन या 22 माह, क्या समझेगा उसको? 22 घंटे, 22 मिनट या 22 सेकंड, क्या समझेगा आपकी अवधि? तो इसीलिए क्या अपने को उसकी यूनिट लगाना आती आवश्यक हो जाता है। अपने 2 नंबर पे आता है शुद्ध गति की, 2 नंबर पे आता है शुद्ध गति की श्यानता, शुद्ध गति की श्यानता। तो इसका मान जो होता है एक निश्चित, इसका मापन करने के लिए अपने क्या होता है, एक निश्चित तेल को एक कैपिलरी ट्यूब में गुजार कर जो उसमें समय होता है उसको ज्ञात किया जाता है। यानी किसी कैपिलरी ट्यूब में, जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें तरल डाला जाता है, फ्लूइड डाला जाता है। यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, निश्चित तेल, कोई भी तेल होता है एक निश्चित, जो अपने को क्या जिस ग्रेड का ऑयल यूज कर रहे हैं या कोई फ्लूइड यूज कर रहे हैं उस फ्लूइड को डाला जाता है यहाँ से। इस फ्लूइड को डालने के बाद में इस कैपिलरी ट्यूब की एक निश्चित लंबाई होती है, इस कैपिलरी ट्यूब की एक निश्चित लंबाई होती है। तो जब यहाँ पे फ्लूइड डाला जाता है, यह फ्लूइड डालने के बाद में जब यह फ्लूइड यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आता है, तो इसके बीच में जो समय लगता है, जो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उस समय को ज्ञात किया जाता है, उस समय को ज्ञात किया जाता है। और यह जो श्यानता होती है वह वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है ज्यादातर। यह जो शुद्ध गति की श्यानता होती है, इस श्यानता को वैज्ञानिक क्षेत्रों में ज्यादातर इसको काम में लिया जाता है। और इसकी जो इकाई है वो स्टोक्स है, इसकी जो इकाई है वह स्टोक्स है। तो आज का अपना टॉपिक हाइड्रोलिक मैकेनिक्स से संबंधित पदावली को अपना तीनों को पढ़ लिया है। इसके जो टर्मिनोलॉजी होती है, तो हाइड्रोलिक जो मैकेनिक जो पदावली थी, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नत तकनीक है ये हाइड्रोलिक मैकेनिक जो है। इसके द्वारा बहुत विविध कार्य किए जाते हैं। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स के द्वारा हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मशीन है या वाहन है, वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम में, वाहनों के जो शॉकर्स होते हैं उन शॉकर्स में, बाइक के शॉकर्स में, ब्रेकिंग सिस्टम में, कुर्सियों में, हर जगह अपने क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोलिक मैकेनिक्स का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत उन्नत तकनीक है, लेकिन इस तकनीक को समझने के लिए अपने इसके जो टर्मिनोलॉजी है, यानी इस पर क्या क्या फोर्सेस काम करते हैं, किस तरीके से है, किस विधि से काम करता है, उसके 3 टर्मिनोलॉजी आपको मैंने अभी बताया। पहला बल, दूसरा प्रेशर यानी दाब, और तीसरा श्यानता। यह तीनों पर निर्भर करता है हाइड्रोलिक मैकेनिक। तो आप इन तीनों को याद करें और पढ़ें। थैंक यू।